नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में हमारे FM गोल्ड चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की कक्षा 10 की हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर जल्द से जल्द हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आओ जिससे हम बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर जाएं। तो हम आज आपके लिए हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैं ये आशा भी करता हूँ कि आप सभी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो कक्षा 10 हिंदी के लिए रहेगी और उसमें हम देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। क्योंकि दोस्तों अब समय तो ज़्यादा बचा नहीं है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अब सबसे पहले जब डिमांड ज़्यादा हो रही थी हिंदी की वीडियो के लिए, तो आज हम समय निकाल कर आपके लिए हिंदी की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम बताएंगे कि किस तरीक़ा से आपको हिंदी की तैयारी करनी है और किस तरीक़ा से एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है जिससे आपकी तैयारी हिंदी में बेस्ट बहुत ज़्यादा सुपर हो जाए और आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे हम हिंदी में कक्षा 10 हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम कि कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें पढ़कर आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले हम पेपर की बात करें तो हमारे पेपर में 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, जो एक एक नंबर के पूछे जाएंगे हमसे। OMR शीट में हमें उन्हें भरना होता है और सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे 20 MCQ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहले एक की बात करें हम तो हिंदी गद्य से पूछे जाते हैं। हमारे हिंदी गद्य शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से पूछे जाते हैं 5 प्रश्न। सबसे पहले हमारा हिंदी गद्य शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर, ये सबसे पहले हमें हिंदी में जो हमारे शुरू में जो इतिहास होता है गद्य का और पद्य का इतिहास होता है, तो हमें गद्य के इतिहास में ये 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पेपर में हमें देखने को मिलेंगे, पहला शुक्ल युग से मिलेंगे, दूसरा हमारा शुक्लोत्तर से मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे तो यहाँ हमें 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, जिसके लिए हमें लगभग 50 क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं, तब जाके कहीं हमारे 5 क्वेश्चन उनमें से फंसेंगे। जिसके लिए हम जल्द से जल्द और दूसरी वीडियो ले आएंगे जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न गद्य के और पद्य के आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन हम कराएंगे, जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी गद्य में पूछा जाता है शुक्ल युग से शुक्लोत्तर से, तो ये 5 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे जिसका प्रत्येक का जो उत्तर होगा, जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी कि 5 नंबर हमें गद्य इतिहास से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है हिंदी गद्य हिंदी पद्य। हिंदी पद्य हमें देखने को मिलेगा हिंदी पद्य का इतिहास, जिसमें सबसे पहले हमें रीतिकाल देखने को मिलेगा, दूसरा आधुनिक काल, जिसमें से प्रत्येक 5 क्वेश्चन बनेंगे और प्रत्येक 5 क्वेश्चन का एक नंबर होगा, यानी कि 5 नंबर हमें यहाँ से मिलने वाले हैं। जिसके लिए हमें अपने हिंदी के इतिहास को, गद्य के इतिहास को और पद्य के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि इन 10 क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी छोड़ें नहीं। ये हमारी हिंदी में शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकतर हम करते क्या हैं कि हम हिंदी में शुरू में ध्यान नहीं देते और ये जो क्वेश्चन है हमारे वो छूट जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें प्रत्येक यानी कि गद्य के इतिहास को और गद्य के पद्य के इतिहास को हमें अच्छे से देख कर जाना है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा शुक्ल युग और शुक्लोत्तर
गद्य में, और दूसरा रीतिकाल और आधुनिक काल हमें देखने को मिलेगा पद्य में, जिन्हें हमें बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अगर हम इन्हें तैयार करके जाते हैं तो 10 नंबर हमारे यहाँ से फंसेंगे, हमें किसी पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि 10 नंबर हमारे बहुत अच्छे से यहाँ से मिलने वाले हैं। मात्र कितने 50 क्वेश्चन हमें देखने हैं इम्पोर्टेंट, 25 इसके और 25 इसके। 25 गद्य में देखने हैं, 25 पद में इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने हैं, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन आसानी से फंस जाएंगे। तो ये हो गया हमारा गद्य का इतिहास, जो हमें पद का इतिहास जो शुरू में देखने को मिलेगा हिंदी में, और सबसे पहले ही हमारे पेपर में ये प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा आता है हमारा, तीसरा हमारा टॉपिक है रस। पहले जो आते थे वो लिखने के लिए आते थे, लेकिन अब बोर्ड ने जो जारी किया है वो बहुविकल्प के रूप में दे दिए, जिसमें से रस पूछे जाएंगे हमसे। तीसरा टॉपिक है हमारा रस। रस में इम्पोर्टेंट है करुण रस और हास्य रस। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें आपको हास्य रस से भी पूछ लेगा, करुण रस से भी पूछ लेगा, इसमें उदाहरण देकर पूछ लेगा कि इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है। तो 1 नंबर में हमें बहुविकल्प देखने को मिलेगा। करुण रस से मिल जाए, हास्य रस से मिल जाए, अधिकतर इन 2 ही से पूछा जाएगा, बाकी कहीं से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, रस हमें अच्छे से देख कर जाना है, जिसका हमें 1 नंबर मिलेगा। टोटल हमारे 11 नंबर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला है हमारा, अगला जो टॉपिक है हमारा नंबर 4, वो है अलंकार। 1 नंबर में पूछने को मिलेगा। 1 नंबर में विकल्प आएगा हमारा अलंकार से। वो अर्थालंकार से आ सकता है, उपमा अलंकार से आ सकता है, रूपक अलंकार से एवं उत्प्रेक्षा। यानी कि ये 4 अलंकार हैं हमारे। चारों अलंकारों को हमें अच्छे से पढ़कर जाना है। इसमें बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। प्रत्येक चारों अलंकारों को हमें पढ़ के जाना है, उनके उदाहरण को देख कर जाना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो हमारा नंबर है वो हमसे छूट ना जाए। और प्रत्येक इनके उदाहरण को हमें अच्छे से देख कर जाना है, तब हमें 1 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। यानी कि पहला अलंकार में अर्थालंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है रूपक और चौथा है उत्प्रेक्षा। चारों इम्पोर्टेंट अलंकार हैं, बस इन्हें ही देख के जाएं, बाकी अदर भागने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्पोर्टेंट हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट लेकर आए हम। नंबर 5 है हमारा छंद, दोहा वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। छंद 1 नंबर में यहाँ मिलेगा हमें देखने के लिए। फिर आ जाती है हमारी हिंदी व्याकरण। छठा टॉपिक जो है हमारा वो है हिंदी व्याकरण, जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा उपसर्ग। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा हिंदी व्याकरण में वो मिलेगा हमें उपसर्ग, जिसमें ऐसे बनाना होगा अन, अधि, अप, सह, निर, अभि, परि, सु। यानी कि उपसर्ग पहला शब्द लगाकर ही हम बनाते हैं, यानी कि अधिकार, अपमान, इस तरीक़ा से हम बनाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमने उपसर्ग लिखे हैं, ए, अन, अधि, अप, सह, निर, अभि, परि, सु, इन सब को ही आपको देख कर जाना है, बाकी कहीं से भी आने वाले नहीं है। इन सब को रट के आपको जाना है। तो जो उपसर्ग मिलेगा 1 नंबर में देखने को, वो हमें यहीं से मिल जाएगा। आपको बाकी कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी उपसर्ग थे इम्पोर्टेंट वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। हमारे उपसर्ग से भी 1 नंबर हमें देखने को मिलेगा। 1 नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और जब हमारा उपसर्ग कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी कहीं से या क्वेश्चन बैंक में किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने जो लिखवाए हैं वो टिक लगा लेना अपने क्वेश्चन बैंक में और आसानी से याद कर सकते हैं। और यही इम्पोर्टेंट है, इन्हें ही देखना है, बाकी थोड़ा बहुत नज़र मारो तो मार लो, कोई बात नहीं। अगला है हमारा समास। उपसर्ग हमारा इम्पोर्टेंट है, समास भी हमारा इम्पोर्टेंट है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, चारों समास इम्पोर्टेंट है। ये देख कर जाने हैं हमें, इनके उदाहरण हमको देख कर जाने हैं, परिभाषा इनकी देख कर जानी है, जिसमें से 1 नंबर हमें देखने को मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, जिसका 1 नंबर हमें मिलने वाला है। ये ना सोचें कि 1-1 नंबर का विकल्प है, क्या तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद गिरने से ही घड़ा भरता है। अगर बूंद नहीं गिरेगी तो घड़ा कैसे भरेगा। ये बिल्कुल अपने मन में विचार न लाएं कि बहुविकल्प है कि हमें चैटिंग मिल जाएगी, बहुविकल्प की या कुछ भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो हम टॉपिक बता रहे हैं आपको वो अच्छे से पढ़ना है। आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे विकल्प यहीं से फंसेंगे आपके।
क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम इन्हें अच्छे से करके जाएंगे, ये हमारे सभी सही जाएंगे, तो हमारा जो पेपर है उस पर जो एग्ज़ामिनर की जो नज़र है बहुत अच्छी पड़ेगी। इसलिए ये नहीं सोचें कि 1 नंबर का इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पढ़ें तो आपका 1 नंबर अवश्य यहीं से पूछा जाएगा। और गारंटी ले रहा हूँ, जो समास मैंने बताएं यहीं से आने वाले हैं, उपसर्ग मैंने बताएं यहीं से आने वाला है, और कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अगला है हमारे तद्भव तत्सम। तद्भव हमारा तत्सम एवं पर्यायवाची। पर्यायवाची देख कर जाने हमें, जैसे दूध का है, पानी का है, पृथ्वी, ईश्वर, इन सब के पर्यायवाची देख कर जाने जो इम्पोर्टेंट हैं। तत्सम तद्भव भी हमें देख के जाने हैं, पढ़ कर जाने हैं अच्छे से। अगर हम इन्हें अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो हमें यहाँ से भी 1 नंबर मिलने वाला है। यानी कि अभी जितना भी हमारा चल रहा है सब बहुविकल्पीय प्रश्न चल रहा है जो 1 नंबर का होता है हमारा, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 MCQ क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, हमारे MCQ क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो यहीं से बनने वाले हैं, अदर बनने वाले नहीं हैं। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमारे पेपर में आएगा क्या, कितना कितना हमें पढ़ना है। क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है तभी तो हम पढ़ पाएंगे। 2 स्टडी होती हैं, एक तो होती है हार्ड स्टडी और एक होती है स्मार्ट स्टडी। जो बच्चा हार्ड वर्क करता है और एक बच्चा स्मार्ट वर्क करता है, तो तुमने देखा होगा कि हार्ड वर्क करने वाला पीछे रह जाता है, जबकि स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा आगे चला जाता है। स्मार्ट वर्क में आता है कि व्यक्ति वही काम करता है जो अधिकतर उसके लिए लाभदायक हो, जो आने वाला हो। तो हमें आज से स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि हार्ड स्टडी। ऐसा नहीं करना है कि हमें 10 12 घंटे पढ़ना है, हमें 4 ही घंटे पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना है। जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें पढ़ें। अगर हम 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं तो उसमें से लगभग 20 तो फंसेंगे। बेफिजूल का समय अपना बर्बाद ना करें, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही देखें। हार्ड वर्क पे ध्यान न देकर स्मार्ट वर्क करें, और स्मार्ट वर्क करने वाला ही अपने जीवन में सफल होता है। हार्ड वर्क करने वाले अक्सर बस उतना ही कमा पाते हैं जितना कि पेट पल जाए, या उतने ही नंबर आते हैं जितने से काम चल जाए, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। तो स्मार्ट स्टडी करें और अच्छे से करें। अगला है हमारा संस्कृत व्याकरण, जिसमें है सर्वनाम, तद्भव और युष्मत। ये यहाँ से भी 1 नंबर बनने वाला है हमारा, सर्वनाम से, तद्भव से, तद से और युष्मत से। ठीक है, 1 नंबर बनने वाला है हमारा। अगला है हमारा नंबर 8, वाक्य का स्वरूप। यहाँ पे वाक्य का स्वरूप मिलेगा, ये भी हमें 1 नंबर में देखने को मिलेगा। ये हमें 1 नंबर में देखने को मिलेगा, वाक्य का स्वरूप। नंबर 9 हमारा टॉपिक है वाच्य प्रयोग। वाच्य यहाँ हमें देखने को मिलेगा, प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। आसानी से हमारे हिंदी में ये टॉपिक मिल जाएंगे विस्तार से। मैंने अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बताए हैं, आपको विस्तार से पढ़ने हैं तो आप कहीं से भी हिंदी क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं। बाकी हम वीडियो लाते रहेंगे, आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए सारी चीज़ें हम लॉन्ग वीडियो में कराते रहेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन, ये भी हमारा 1 नंबर में पूछा जाएगा। अगला हमारा है नंबर 10 है पद परिचय, जिसमें विकारी तथा अभिकारी शब्द 2 पूछे जाते हैं। विकारी और अभिकारी शब्द 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। अब उनमें से कौन सा पूछ ले वो उसे पता है। ये भी हमारे कितना 1 नंबर का बनता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे टोटल हमने देखा कि पद परिचय। शुरू से देखते हैं कि हिंदी गद्य का इतिहास से 5 क्वेश्चन बन गए हमारे, हिंदी पद से हमारे 5 क्वेश्चन बन गए। रस हमारा है तो इसमें करुण रस, हास्य रस से कितना 1 नंबर बन गया हमारा। दूसरा है हमारा अलंकार, अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक एवं उत्प्रेक्षा है, यहाँ से भी हमें कितना 1 नंबर मिलने वाला है। अगला है हमारा छंद। छंद से क्या है, हमें 1 नंबर मिलने वाला है। उपसर्ग, उपसर्ग में आता है हमारा ए, अन, अधि, अप, सह, निर, अभि, परि, सु, 1 नंबर यहाँ से हमें मिलने वाला है। फिर आता है हमारा समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तीसरा हमारा तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची, यहाँ से भी हमें 1 नंबर मिलने वाला है। अगला है हमारा संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, तद, युष्मद आदि। अब नंबर 9 है हमारा वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, और इससे अगला है हमारा 10वां टॉपिक पद परिचय, जिसमें पूछे जाएंगे विकारी शब्द एवं अभिकारी शब्द, ये पूछे जाएंगे। यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट होने वाले हैं। यानी कि जितने भी मैंने टॉपिक दिए हैं आपको ध्यान से पढ़ना है, यहीं से आपके 20 क्वेश्चन फंसने वाले हैं एग्ज़ाम में। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। जो मैंने टॉपिक बताएं आप उन पर ध्यान दें, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर भागने वाला नहीं है। मेरी गारंटी आप पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे अगर इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे। शुरुआती हिंदी गद्य और पद्य का इतिहास बहुत अच्छे से हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि 10 नंबर मिलने वाले हैं वहाँ से। और विषय, जितनी भी विषय हमारी सारी विषय इम्पोर्टेंट होती हैं, और यही हिंदी, चित्रकला और सामाजिक एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हमारी परसेंटेज को बहुत हाई पहुंचाती हैं। इसलिए हमें हिंदी में तो कतई लापरवाही नहीं बरतनी है, हमें अच्छा स्कोर करना है। और जितने भी मैंने ये प्रश्न बताए हैं 20 एमसीक्यू, इन्हें अच्छे से पढ़कर जाना है। अगला टॉपिक आता है हमारा 11वां टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश। हमारी किताब में 6-7 पार्ट जो भी दे रखे हैं सभी से गद्यांश पूछे जाते हैं। गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है हमसे कि गद्यांश, उसमें से हमें हाई स्कूल में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जो अधिकतर गद्यांश पूछे जाते हैं, हमने काफ़ी पेपर देखे, मॉडल पेपर देख के, और निष्कर्ष निकाला कि अधिकतर जो गद्यांश पूछे जाते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, ताकि जो बच्चा है वो उन्हीं गद्यांश पे ध्यान दे, बाकी गद्यांश पे ध्यान नहीं दे। क्योंकि अब तो स्मार्ट स्टडी करने का समय है, ना कि हार्ड स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने निष्कर्ष निकाला वो था कि पहले जो ज़्यादा पूछा जाता है वो मित्रता पाठ से पूछा जाता है। दूसरा है ममता, हमारा ममता से अधिकतर पूछा जाता है। और ममता में तीसरा हमारा भारतीय संस्कृति। गद्य में हमारे 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे गद्यांश अधिकतर पूछा जाता है। कि पहला है हमारा मित्रता। अगर मित्रता से हमारा गद्यांश आएगा, और अधिकतर आता भी है, तो हमें पहचानने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उसमें मित्र शब्द बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिससे हमें आसानी हो जाती है पहचानने में। और क्या है, हम उसे आसानी से पहचान लेते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि ममता से आ जाता है। ममता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं तीनों, और तीनों से अधिकतर पूछा जाता है। 100% इन्हीं से आएगा, बाकी आउट कहीं नहीं जाएगा। ममता से कभी कभी ममता में जो है वो गद्यांश ऐसा आ जाता है जो हमें पहचान नहीं होती। इसलिए जो ज़्यादा ध्यान देना है वो ममता वाले चैप्टर पर हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ममता में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनसे हमें पहचान नहीं हो पाएगी। अगर हम कई बार पढ़ते हैं तभी हमें अच्छे से पहचान हो पाएगी। इसलिए कई बार उसे पढ़ के जाएं, ताकि जो गद्यांश है हमारा उसमें लापरवाही हम बिल्कुल भी ना बरतें। क्योंकि 6 नंबर हमारे ये डिपेंड करते हैं कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। 6 नंबर हमारे संदर्भ पर डिपेंड करते हैं। अगर संदर्भ हमारा सही है तो यानी कि हमें 6 नंबर मिलने वाले हैं। संदर्भ गलत हमारा हो गया संदर्भ, तो पूरे 6 नंबर हमारे कटें। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो हमें यही देना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। इसमें बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। तीसरा हमारा भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे भी अच्छे से पढ़ के जाना है। यानी कि गद्यांश के तीनों चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। यानी कि 100% हमें फोकस देना है, और 100% यहीं से आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक गद्यांश में से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 2 नंबर के होंगे। पहला, अगर हम गद्यांश की बात करें तो उसमें आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में अधिकतर पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दिया जाता है, यही लिखा जाता है। कुछ लॉन्ग में लिख देते हैं, कुछ शॉर्ट में लिख देते हैं, पाठ का नाम भी लिख देते हैं, लेखक का नाम भी लिख देते हैं। तो वो हो गया हमारा संदर्भ। दूसरा आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। कभी कभी तुमने देखा होगा कि व्याख्या, कुछ बच्चे व्याख्या को ये समझते हैं कि ये कौन सा हुआ है जो खा जाएगा, बहुत हार्ड समझते हैं व्याख्या को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्याख्या सरल है, इतनी हार्ड नहीं है जितना हम समझते हैं। 2 नंबर की हमारी व्याख्या हो गई, और एक क्वेश्चन हमें उसी गद्यांश में से देखने को मिलेगा। जो प्रश्न आएगा हमारा नीचे, उसी गद्यांश में से हमें छांट कर लिखना होगा, जो उसी गद्यांश में हमें ढूंढने पर मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, हमें एक बार गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद हमें प्रश्नों को पढ़ना है कि कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, फिर एक बार हमें गद्यांश को पढ़ना है, जिससे प्रश्न को पढ़कर जो हमने प्रश्न पढ़ा है उसका जो आंसर है वो हमें गद्यांश में आसानी से मिल जाए। इस प्रकार हमारे जो 6 नंबर हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल हमारे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे कि
हमें बिल्कुल भी इसमें लापरवाही बरतनी नहीं है, क्योंकि 6 नंबर हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और तीनों चैप्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं, 100% फोकस देना है हमें। अगला आता है हमारा पद्यांश। अगला जो आता है हमारा वो पद्यांश आता है। जिस प्रकार गद्यांश इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार पद्यांश इंपॉर्टेंट है। सेम कंडीशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, दोनों की सेम कंडीशन है। ऐसे उसमें ढूंढना पड़ता है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, सेम पद्यांश में ढूंढना पड़ता है। ये भी हमारा 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं जो 2 नंबर के होंगे। टोटल हमारे 6 नंबर इसमें मिलते हैं हमें देखने के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो पद है। सूरदास जी ने लिखा है पद, जिसमें से अधिकतर देखने को मिलता है। पिछली बार शुरू में हमने रात में कराया था, पेपर से एक दिन पहले ही हमने रात में कराया था। तो चरण कमल बंधु हरि राय वो हमने कराया था, तो पेपर में वही आ गया था। तो अधिकतर पद से मिलेगा हमें देखने के लिए, अथवा में और कहीं से भी आ जाता है, लेकिन पद में से हमें अधिकतर देखने को मिलता है। जो सूरदास जी ने लिखा है अधिकतर हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा है हमारा धनुष भंग और वन पथ पर। धनुष भंग और वन पथ पर हमें देखने को मिलेगा। धनुष भंग तुलसीदास जी ने लिखा है। वन पथ पर इसमें से भी आ जाता है। धनुष भंग की बात करें और वन पथ की बात करें तो अधिकतर पूछा जाता है इनसे भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। दोनों चैप्टर हमारे इम्पोर्टेंट हैं। धनुष भंग से अधिकतर पूछा जाता है, वन पथ से हमें पूछा जाता है, क्योंकि दोनों चैप्टर किसके लिखे हुए हैं? तुलसीदास जी के लिखे हुए हैं। ठीक है। अगला हमारा स्वदेश प्रेम। कभी कभी स्वदेश प्रेम से भी पूछ लिया जाता है। यानी कि तीनों चैप्टर हमारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर हमें तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना है, यानी कि 100% हमें फोकस करके जाना है। एक भी पद्यांश इसका हमें छोड़ना नहीं है, एक भी पद्यांश की हमें व्याख्या नहीं छोड़नी है। और देखो, व्याख्या करने का सबसे बड़ा जो आसान तरीका होता है पद्यांश की, चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकालना सीखें। जब अर्थ निकल जाएगा तो तुम्हारे आगे भी काम आएगा वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पद्यांश करने से ही काम आ जाता है, क्योंकि हिंदी के जो पद्यांश होता है उसका अर्थ निकालना बहुत हार्ड होता है। जब हम 2 से 3 बार पढ़ेंगे, सर हमारे पढ़ाते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे घर पे जाके, तो जो पद्यांश का अर्थ है वो हार्ड नहीं होगा। व्याख्या जो होगी इसकी हार्ड नहीं होगी, आसानी से कर सकते हैं हम। कब? जब हम पढ़ेंगे, और जब नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा वन पथ हो गया, धनुष भंग हो गया और स्वदेश प्रेम। ये तीनों चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे अधिकतर पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा, 3 हमें पूछे जाएंगे यहाँ पे जो 6 नंबर के बनेंगे। तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन्हीं चैप्टर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है और तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। जैसा कि संस्कृत है हमारी, उसमें भी गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। गद्य से भी पूछा जाता है, पद से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने दोनों के लिए एक में ही कर दिया है कि कौन कौन से चैप्टर से अधिकतर पूछा जाता है, गद्यांश और पद्यांश। क्योंकि संस्कृत जो है उसका अर्थ निकालना हमें थोड़ा भारी पड़ जाता है, अनुवाद करना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, इसलिए अच्छे से तैयारी करके जाएं, क्योंकि उसमें अनुवाद लिखने को आएगा। ठीक है। तो पहला जो है हमारा, ये हमारे 10 नंबर में पूछे जाएंगे गद्यांश और पद्यांश से। ठीक है। तो पहला जो चैप्टर हमारा वो वाराणसी है। संस्कृत में पहला चैप्टर हमारा वाराणसी है। वाराणसी से अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि वाराणसी चैप्टर हमारा एक ऐसा है जिससे तो अधिकतर पूछा जाता है, अथवा में किसी और को भी दे देते हैं, लेकिन वाराणसी से अधिकतर पूछा जाता है। तो वाराणसी चैप्टर को हमें अच्छे से तैयार करके जाना है। जो जो चैप्टर हम आपको बता रहे हैं वो स्मार्ट स्टडी में आते हैं, यानी कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस करना है आपको इन्हीं चैप्टर पर करना है। ठीक है। आपको जो चैप्टर हम बता रहे हैं उन्हीं पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, बाकी पे भी करना है, लेकिन इन चैप्टर पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगला है हमारा वीर वीरेण पूज्यते। दूसरा चैप्टर हमारा कि वीर वीरेण पूज्यते। ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे भी अधिकतर पूछा जाता है। पहला हमारा वाराणसी हो गया, दूसरा हमारा वीर वीरेण पूज्यते, इससे भी अधिकतर पूछा जाता है। दोनों चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से हमको तैयार करके जाने, क्योंकि जितने गद्यांश और पद्यांश हमारे महत्वपूर्ण हैं, और बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है गद्यांश और पद्यांश में, और नंबर हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं।
तो संस्कृत का हो गया हमारा। गद्यांश में भी अधिकतर इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाता है, वाराणसी और वीर वीरेण पूज्यते, और पद्यांश से भी इन्हीं चैप्टर से पूछा जाता है। इसमें 2 चैप्टर हमने और बढ़ाए हैं, 4 चैप्टर हैं हमारे। तो देखेंगे हम अगला चैप्टर हमारा कौन सा है। तो अगला जो चैप्टर है हमारा वो है भारतीय संस्कृति। अगला चैप्टर है हमारा भारतीय संस्कृति। यहाँ से अधिकतर हमें मिलता है देखने के लिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और चौथा है हमारा प्रबुद्धो ग्रामीण। आपको संस्कृत में मैंने बताए 4 चैप्टर, वाराणसी, वीर वीरेण पूज्यते, और अगला बताया मैंने भारतीय संस्कृति, चौथा बताया मैंने प्रबुद्धो ग्रामीण। ये आपको देख कर जाना है, बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। एक टॉपिक हमें यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए कि अपनी किताब से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में नहीं आया हो। तो आपको 2 श्लोक आपको याद करके जाने हैं जो हमने इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको याद करके जाने हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा संस्कृत गद्यांश पद्यांश के बाद देखने को मिलेगा कि एक श्लोक लिखिए, कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो आपको 2 याद करके जाने हैं। अगर एक आ भी जाता है तो आप दूसरा लिख कर आएंगे, दूसरा आ भी जाता है तो पहला लिख कर आएंगे। इसलिए आपको 2 याद करने हैं, जिसमें आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 आपको श्लोक अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा 14 वो है जीवन परिचय। सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है बच्चों का, सबसे ज़्यादा फोकस होता है जीवन परिचय में। कुछ भी छूट जाए, लेकिन भैया जीवन परिचय को तो छूटने ही नहीं दूंगा, अच्छा कुछ भी हो जाए। ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे मतलब का आ गया। बच्चों की अधिकतर यही डिमांड रहती है कि मेरा जीवन परिचय मैं कतई नहीं छूटने दूंगा, बाकी पूरा पेपर भले से छूट जाए। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी भी होती है क्योंकि हम जीवन परिचय को ही सबसे पहले याद करते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा 14 वो है जीवन परिचय। जीवन परिचय सबसे पहले हमें लेखक का पूछा जाएगा, जो हमें 5 नंबर में देखने को मिलेगा। कितने नंबर में मिलेगा? 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला हमारा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आपने जीवन परिचय याद भी कर रहे होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का याद करना है। 5 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें 2 चीज़ पूछी जाती है। पहला होता है हमारा जीवन परिचय और होती हैं इनकी कृतियाँ। जीवन परिचय 3 नंबर का होता है हमारा, कृतियाँ 2 नंबर की होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है हमें कि कृतियाँ हमें इसकी भूल जाएं। जीवन परिचय 3 का हो गया, कृतियाँ 2 की हो गई, तो टोटल नंबर हमें मिलते हैं यहाँ से 5 नंबर हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि 5 नंबर हमें कोई नहीं रोक सकता अगर हम जीवन परिचय को अच्छे से करके आएंगे। 2 नंबर की कृतियाँ हो गई, 3 नंबर का हमारा जीवन परिचय हो गया। तो इसलिए हमें जीवन परिचय पे ध्यान देना है और कृतियों पे भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि दोनों को मिला के ही हमारे 5 नंबर यहाँ पे बनते हैं। तो पहला अगर हम गद्य की बात करें तो उसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का इम्पोर्टेंट है, हमें अच्छे से देख कर जाना है। सीमित शब्दों में लिखना है, ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत बड़ा हम लिखे आएँ, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर होता है उसमें समय का पता नहीं चलता कि कब गुजर गया। इसलिए आपको बहुत अच्छे से सीमित शब्दों में और बहुत अच्छे से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसका ध्यान आपके जीवन परिचय पर बहुत अच्छा पड़े। उसके लिए आपको क्या करना है कि जब हम जीवन परिचय को लिखते हैं तो इनकी जो जन्म आता है, मृत्यु आती है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आती हैं जो इनकी रचनाएं होती हैं, अगर हम नीली पेन से लिख रहे हैं तो कहीं कहीं हम ब्लैक भी कर दें। जैसे इनकी जन्म आया तो ब्लैक पेन से कर दिया, वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, नीचे मृत्यु आई अंडरलाइन कर दी, या कोई ने पुरस्कार मिला है तो वो भी अंडरलाइन कर दिया। इससे क्या है, एग्जामिनर का जो ध्यान है वो एकदम पड़ता है उस पर। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं आपको एक गोला बताऊं कि ये गोला है हमारा, अब मैं कहूँगा कि आपको क्या दिख रहा है इसमें, तो आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं थोड़ी सी भी यहाँ पर अगर बिंदी लगा देता हूँ
तो सबकी नज़र एक ही बताएगी कि यहाँ पे सर बिंदी नज़र आ रही है, क्या आ रही है, बिंदी। अगर हम पूरा हमारा लिखा हुआ सेम ऐसा ही है और कहीं भी अंडरलाइन है या ब्लैक से होगा तो एग्जामिनर की जो नज़र है उस पर एकदम पड़ेगी, तो वो ध्यान करेगा कि हाँ बच्चे ने ये जन्म और इसकी मृत्यु यानी कि मेन चीज़ देखेगा, वो हमारा सही कर देगा, उसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर हम ब्लैक से करके आते हैं बीच बीच में कहीं कहीं जो मेन टॉपिक हैं उनकी जन्म मृत्यु वगैरह हैं, उनकी रचनाएं वगैरह हैं, तो हमें क्या है नंबर पूरे मिलते हैं और अच्छा जो प्रदर्शन होता है बहुत अच्छा रहता है हमारा। तो पहला हो गया हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा हो गया हमारा जयशंकर प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने को मिलेगा। हमें सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद करके जाना है, दूसरा हमारा जयशंकर प्रसाद जी का याद करके जाना है और तीसरा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद करके जाना है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन परिचय कभी कभी किसी बच्चों को याद करना बहुत हार्ड पड़ जाता है कि याद नहीं होता। तो सबसे पहली बात है कि पहले जीवन परिचय को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ो। जब हम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे उसे, एक बार उसे लिख कर देखो, फिर उसे पढ़ो एक बार। 5 नंबर है मेरे भाई, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, एक एक नंबर अपने आप में वैल्यू रखता है। कुछ कहेंगे कि इतना समय बर्बाद होगा, नहीं होगा, आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी लिखने की, कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। अरे ये शिक्षा है, ये कुछ खराब नहीं होने देती, जितना देते उतना वापस कर देती है, यहाँ पे कुछ भी बर्बाद होने वाला नहीं है। हम खेलों में इतना समय बर्बाद कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जितनी भी आप इसको देंगे वो लौटा कर देगी आपको, ये शिक्षा है। जितना समय आप इसको लगाएंगे ये आपके समय को बदलेगी, ये गारंटी है मेरी। तो आप 2 से 3 बार परिचय, जीवन परिचय को याद करें, उसके बाद एक बार लिख कर देखें, उससे क्या है हमारी स्पीड भी हो जाएगी कि हम कितनी टाइम में लिख रहे हैं। उसके बाद लिखने के बाद फिर एक बार याद करें, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप जीवन परिचय बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जब याद हो जाए तो एक बार प्रैक्टिस और करें उसे लिखने की, फिर आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला हमारा डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, पहला चैप्टर है हमारा मित्रता, उसके राइटर हैं रामचंद्र शुक्ल जी, तो ये देखने को हमें मिलेगा। तो इसे तो पहला यानी कि ये 3 हो गए हमारे, और तीनों ही क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अधिकतर इनसे ही हमें पूछने को मिलता है, अधिकतर यही आएंगे। अब की बार अधिकतर यही आएंगे, आपको यही याद करके जाने, बाकी इधर उधर आपको कुछ भी याद करना नहीं है। ये हो गए हमारे लेखक के, जिसमें कितने होते हैं 5 नंबर, मैंने बताया आपको 5 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। और 15 नंबर हो गया हमारा जीवन परिचय कवि। देखो आपको स्टडी को बोरिंग भी नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं, दिमाग में तमाम चीज़ें हमारे चल रही हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कैसे तैयारी होगी यार, दिमाग ख़राब हो रहा है, फटा जा रहा है दर्द के मारे, तैयारी नहीं हो रही, वो नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें बोरिंग नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, एकदम हावी नहीं होने दें अपने आप पे, माइंड को ये महसूस ना होने दें कि ये हार्ड है, ऐसा महसूस कराओ माइंड के लिए कि ये तो बहुत सरल है। अपने माइंड में सोचो यार ये तो बहुत सरल है, इसे तो मैं अभी याद करता हूँ, यानी कि एक बहुत अच्छे लेवल में हमें याद करना है। अगर हम माइंड से कहेंगे ये हार्ड है तो माइंड सोचेगा यार वाकई हार्ड है, और वो क्या है फिर याद करने नहीं देगा। इसलिए हावी नहीं होने दें अपने आप पे, स्टडी को बहुत ज़्यादा गंभीरता से भी ना लें, बहुत फ्रेश मूड में हम तैयारी करने बैठेंगे, याद करने बैठेंगे तो सारी चीज़ें हमें याद होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बस स्माइल अपने चेहरे पर रखो, पढ़ने बैठो स्माइल हमारे चेहरे पे हो, कोई तैयारी पूछ रहा है कि हाँ भाई तैयारी कैसी चल रही, बढ़िया चल रही है भाई, तू बता तेरी कैसी चल रही है, कि बस बढ़िया चल रही है। पढ़ो यार, पढ़ने का टाइम है, मौज मस्ती तो फिर भी होती रहेगी लाइफ में, ये समय हमारा पढ़ने का है। पढ़ो और इतना पढ़ो कि जितनी भी मेहनत करी है तुम्हारी, एक दिन लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें कि यार देखें हम बोर्ड एग्ज़ाम में कौन आया टॉपर, हमारे क्षेत्र का लड़का टॉपर आया यार, इसकी तो उम्मीद नहीं थी। उन्हें उम्मीद कहते हैं ना कि जो उम्मीद, जिनसे उम्मीद नहीं होती अक्सर वही कमाल करते हैं। लोगों को दिखाने के लिए मत पढ़ो, पढ़ो लोगों को दिखाने के लिए मत पढ़ो, जब समय आएगा तो खुद दिख जाएगा कि हाँ यार ये पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि बस किताब ली छत पर बैठ के पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है, हमें अच्छे से तैयारी करनी है, और जब निकल कर आना है तो एक बिल्कुल हीरे की तरह निकल कर आना है, ताकि लोग देखें कि यार पढ़ाई करी तो बंदे नहीं करी, बाकी किसी ने नहीं करी, और आज देखो हमारा ही नहीं पूरे स्कूल का, ज़िले का, गांव का नाम रोशन किया है। कब करोगे?
यही तो समय है। फिर तो काश रह जाता है सबके कि काश अगर हम पढ़ाई कर लेते, काश हम देखो काश जो होता है सबका रह जाता है कि यार काश थोड़ी पढ़ाई और कर लेते तो टॉपर बन जाते, टॉपर भी बन गए, कि काश थोड़ी पढ़ाई और कर लेते तो यूपी तो उत्तर प्रदेश में टॉपर बन जाते। इसलिए काश शब्द कहने से पहले कि जी जान लगा के मेहनत कर ली जाए। अगर जी जान लगा के मेहनत कर लोगे तो काश शब्द क्या पता हमारा क्लियर हो जाए और हम जिंदगी में कभी काश बोले नहीं। इसलिए काश शब्द बोलने से बेहतर है कि अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें और ऐसे फोकस करें कि जिस दिन रिजल्ट आए ना तो लोग तरसें तुमसे मिलने के लिए कि कौन आया, कि वो गांव का वो लड़का टॉपर आया। लोगों को पता ही नहीं चला यार कि मतलब कौन लड़का ये, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी टॉपर आ गया ये। इस तरीक़ा से हमें पढ़ाई करनी है, इतनी शिद्दत से हमें पढ़ाई करनी है कि बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं चला कि हाँ ये भी टॉपर आ सकता था। दुनियादारी छोड़ दो, दुनियादारी छोड़ो, किताबों से नाता जोड़ो, यही तो समय है। अगला टॉपिक है हमारा कि जीवन परिचय। अब कवि का हमारा है यहाँ पे क्या, कवि। लेखक हो गए हमारे 3 मैंने बताए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला हो गया हमारा जीवन परिचय कवि के। जिस प्रकार गद्य में इंपॉर्टेंट है लेखक के, उसी प्रकार पद्य में इंपॉर्टेंट है कवि के। तो पहला है हमारा इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी फर्स्ट चैप्टर के हमारे कवि हैं। अगर देखो कितना मेहनत करनी पड़ी इन लोगों को और आज इनका जीवन परिचय हम याद करते हैं, लिखते हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा देश इनके जीवन परिचय को पढ़ता है, इनके आदर्शों पे चलता है। क्यों चलता है? क्यों ऐसे ही चल गए क्या? इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने मेहनत की। इन्होंने जब मेहनत की तो सब कुछ त्याग दिया। इन्होंने फिर ना समाज के बारे में सोचा, ना किसी के बारे में सिर्फ सोचा तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। और आज पूरी दुनिया गर्व से इनके नाम लेती है ना। आज हम जीवन परिचय इन लोगों का लिखते हैं। कितने महान व्यक्ति रहे हैं, हमसे एक लाइन भी नहीं लिखी जाएगी अगर हम लिखने बैठे। इन्होंने कितने कितने बड़े ग्रंथ लिख दिए, अखंड रामायण तक लिख दी। अगला है हमारा सुमित्रानंदन पंत जी। इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास जी का इंपॉर्टेंट है। और अगला है हमारा महाकवि सूरदास जी। यानी कि तीनों ही हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले। आपको अदर भागने की ज़रूरत नहीं है, तीनों ही आपको अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी आपको कहीं से भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तीनों बहुत अच्छे से तैयार करके जाने, और इतने अच्छे से कि जब लिखने बैठे तो 10 मिनट भी नहीं लगे, पूरा जो जीवन परिचय वो एकदम लिख जाए। इनकी कृतियाँ हमें याद होनी चाहिए, 4 से 5 कृति लिख दो, बहुत हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा गोस्वामी तुलसीदास, वेरी इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ ने तैयारी भी कर ली होगी, याद भी कर लिए होंगे। अगला होगा हमारा सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे अगला है हमारा महाकवि सूरदास जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि तीनों जो कवि के जीवन परिचय हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ही हमें याद करना है। बाकी इधर उधर हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। अगला आएगा हमारा नंबर 16 आएगा हमारा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं, बच्चा यहीं कंफ्यूज हो जाता है कि यार हम लिखेंगे तो लिखेंगे कहाँ से। इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें सारे छोड़कर मातृभूमि खंड काव्य के लिए लिखना है, क्योंकि वो हमारे ज़िले में पूछा जाता है। अदर ज़िले के आते हैं, लेकिन हमारे ज़िले में जो पूछा जाता है वो मातृभूमि खंड काव्य के लिए पूछा जाता है। 3 नंबर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि जब ये खंड काव्य हमसे पूछा जाता है मातृभूमि के लिए, तो हम इसमें गलती कर देते हैं कि एक छोटी सी चीज़ में पूछी जाती है, मात्र 3 नंबर की है, सीमित शब्दों में पूछा जाता है 180-150 शब्द। लेकिन कभी कभी हम गलती ये कर देते हैं कि इसमें हम बहुत टाइम लगा देते हैं, और बहुत टाइम ऐसा लगाते हैं, हम इतना टाइम लगाते हैं और इतनी शिद्दत से करते हैं इसको कि हम भूल जाते हैं कि टाइम हमारा गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। और जब हम देखते हैं तो क्या हमसे बड़ी बड़ी चीज़ें छूट जाती हैं। जब बड़ी बड़ी चीज़ें छूट जाती हैं तो क्या वो नंबर हमें ज़्यादा नहीं देगा। जब नंबर हमारे वो देखेगा कि बच्चे ने अच्छा लिखा है तो वो पूरे 3 ही नंबर देगा, आपको एक भी नंबर फालतू नहीं देगा। इसलिए जितने सीमित शब्दों में पूछ रहा है उतने ही सीमित शब्दों में दीजिए जवाब। आप अच्छे से याद करके जाइए। इसके जो नायक हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में याद करके जाइए। इनकी चारित्र विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आपको याद करके जाना है। हम एक वीडियो लाएंगे आपके लिए और उसमें आपको बता देंगे कि मातृभूमि में आपको किस तरीक़ा से लिखना है। आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे।
तो आपको मातृभूमि के लिए याद करके जाना है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, ठीक है, जो आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से तैयार आपको करके जाना है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको कि लॉन्ग नहीं करना है ज़्यादा, जितने में पूछा जा रहा है उतना ही दो, 1-2 शब्द ज़्यादा हो जाए लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। उससे क्या है, समय की जो कमी है हमारे पास वो हो जाती है और हमारा पेपर अक्सर छूट जाता है। हिंदी के पेपर में अक्सर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि काश यार वो चीज़ छूट गई हमारी, वो चीज़ छूट गई। तो छोड़ना कुछ नहीं है आपको। आप जब पेपर करने बैठो तो एक प्लानिंग अपने माइंड में 5 मिनट में बनाओ कि मैं किस प्रकार पूरे पेपर को 3 घंटे में निपटा सकता हूँ। 3 घंटे में एक प्लानिंग अपने बना के सोचो कि सबसे पहले हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, तब हम पेपर को करने बैठेंगे। जब हमारी प्लानिंग होगी तभी तो हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर में मातृभूमि खंड काव्य के लिए। अगला हमारा जो टॉपिक आता है 17, वो आता है कि पत्र लेखन। इनमें से किसी एक पर पत्र लिखिए। इम्पोर्टेंट है टॉपिक। कितना? 4 नंबर में हमसे पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 4 नंबर में हमसे पूछा जाएगा। अक्सर बड़े नंबर के टॉपिक हैं हमारे, फिर निबंध आता है हमारा, वो भी हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो पूछा जाएगा हमसे वो पूछा जाएगा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। अब नियुक्ति किसी की भी हो सकती है, लिपिक पद के लिए हो सकती है, रेलवे में हो सकती है, ठीक है, किसी बैंक में हो सकती है, किसी विद्यालय में हो सकती है, किसी पद पर नियुक्ति हो सकती है, किसी ऑफिस में हो सकती है, किसी कार्यालय में हो सकती है, ठीक है। तो पहला जो पूछा जाएगा हमसे वो नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र पूछा जाएगा। इसकी जो देखनी है हमें वो स्ट्रक्चर देखनी है अच्छे से कि किस तरीक़ा से लिखते हैं पत्र को, हम किस तरीक़ा से लिखें। ऐसा नहीं है कि हम 5 या 6 आपको लिखवा दें और आपको सभी वो ही रट के जाने हैं। ऐसा नहीं है, आपको रट के 3 जाने, लेकिन उनकी जो किस तरीक़ा से लिखते हैं वो तरीक़ा हमको देख कर जाना है कि किस तरीक़ा से हमें ये लिखना है। अगर हम इस तरीक़ा से आपको देख कर जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है हमारा कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अक्सर ये सिचुएशन आ जाती है कभी कभी कि जब हमने अच्छी ग्रेजुएशन कर ली, हम पास भी हो गए, अच्छे नंबर भी आ गए, उसके बाद भी हम बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि अगर कोई आपसे कहे कि आपने बीए कंप्लीट कर लिया, सारे काम हो गए आपको, लेकिन आप बेरोज़गार हैं अभी, तो आपको नौकरी लेनी है, तो आप किस प्रकार बैंक प्रबंधक से जो होता है, मैनेजर होता है, उससे किस प्रकार लोन लेंगे। तो उसके लिए लिखने के लिए आएगा कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। इस तरीक़ा से हमें देखने को मिलेगा। दोनों इम्पोर्टेंट। तीसरा हमारा आता है, यह अधिकतर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जो तीसरा वाला है ये अधिकतर पूछा जाता है और जो हकीकत में बहुत ही ज़्यादा आता है। ये है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीनों इम्पोर्टेंट है हमारे। ये ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर बार पूछा जाता है, ठीक है। यह है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 4 नंबर में पूछे जाएंगे। तीनों हमारे इम्पोर्टेंट हैं, तीनों को तो हमें देख कर ही जाना है। कभी कभी आ जाता है कि अपने पसंदीदा दोस्त को या पत्र लिख रहे हैं या अपनी कोई पसंदीदा चीज़ को बता रहे हैं, उसके ऊपर आ जाता है। कभी कभी जैसे हम रेल में जा रहे हैं, टीटी के द्वारा अभद्र व्यवहार हो गया, तो किस प्रकार रेलवे को हम पत्र लिखेंगे, उस पर भी आ जाता है। तो सबकी जो तरीका होता है लिखने का एक ही होता है, लेकिन उसमें जो चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं, ठीक है। अधिकारी को हमारा चेंज हो जाएगा, इसमें थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। नियुक्ति के लिए, लिपिक पद के लिए आ जाता है अधिकतर, लेकिन हमें तीनों पे अच्छे से फोकस देकर जाना है कि नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, दूसरा हो गया हमारा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, और तीसरा हो गया अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र। तीनों पत्र हम एक दिन लाएंगे, ये आपको एक वीडियो में लेकर आएंगे और तीनों पत्र के बारे में आपको बता देंगे। आपको वही पत्र अच्छे से देखकर जाने, अदर 1-2 आपको और करा देंगे जो आपको वो भी अच्छे से तैयार करके जाने हैं। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं और 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक नंबर हमारी परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि एक नंबर ही हमारे परसेंटेज को क्या हाई कर देता है। अगला जो टॉपिक है और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो होता है निबंध लेखन। क्या होता है? निबंध लेखन, ठीक है।
तो निबंध लेखन देखेंगे हम। निबंध लेखन, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा भी है। कितना? 7 नंबर का है। कितना? 7 नंबर। और अगर हमें इसकी स्ट्रक्चर आती है, यानी कि रूपरेखा आती है अच्छे से, प्रस्तावना हमसे आती है, तो क्या है, हमें 7 नंबर मिलाएं। क्योंकि देखो, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसे देश के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो है हमारे देश के बच्चों की, हमारे क्षेत्र के बच्चों की, कि खुद से बनाना नहीं सीखते कुछ भी। ये सोचते हैं कि बस किताब ने जो दिया है वही लिख कर आना है, बाकी अदर हमें लिख कर नहीं आना है, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं करना है यार। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ऊपर वाले ने आपको बुद्धि दी है, तो उसका यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें किताब में भी देखनी है, कुछ अपने माइंड से भी बना कर लिखनी है हमें, तभी तो हमारा माइंड डेवलपमेंट होगा, यानी कि तरक्की करेगा हमारा माइंड। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमने किताब में देखा वही लिख कर आना है, एक भी अपना शब्द एक भी नहीं जोड़ेंगे। क्या पता नाराज़ हो जाए, सब्जेक्ट नाराज़ हो जाए हमसे, पेपर नाराज़ हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। अरे मेरे भाई, थोड़ा अपनी तरफ से भी लिखना सीखो, स्ट्रक्चर बनाओ, रूपरेखा बनाओ, अपनी तरफ से ट्राई करो उसे लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम निबंध। सबसे पहले देखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ये अधिकतर तुमने देखा है चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान, और इस पर अधिकतर लिखने को आता है। तो देखो, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है निबंध में, वो होती है रूपरेखा। अब रूपरेखा में सबसे पहली हेडिंग हमारी प्रस्तावना हो गई। फिर दूसरा लिख दो स्वच्छता का अर्थ, स्वच्छता के लाभ, 1-2 हेडिंग और जोड़ के फिर लिख दो उपसंहार। ये इंपॉर्टेंट है, उपसंहार लास्ट में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना हमारी इंपॉर्टेंट है, रूपरेखा हमारी इंपॉर्टेंट है। बाकी 1-2 हेडिंग तुम्हें अदर जोड़ दो जो तुम्हें अच्छी लग रही हो, यानी कि इसका अर्थ, कारण क्या हो गया प्रदूषण का, किस प्रकार हम अपने वातावरण को साफ रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ हमारे पर्यावरण को, क्या है, भारत को किस प्रकार स्वच्छ रख सकते हैं, ये चीज़ इसमें लिख देंगे। अगला आ गया हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर कि तुमने देखा होगा कि कभी कभी क्या विज्ञान वरदान साबित हुई है, वरदान साबित ना हुई है। पहले लोगों को सफ़र करने के लिए जब जाते थे तो पैदल काफ़ी दिनों में पहुँचते थे, और आज सऊदी अरब, कुवैत जैसी, दुबई जैसी देशों में थोड़ा टाइम लगता है और हम पहुंच जाते हैं। तो क्या है, ये डेवलपमेंट ही तो, तरक्की तो है। तो इसमें क्या है, ये वरदान भी सिद्ध हुई है। डॉक्टरी के क्षेत्र में देखें तो वरदान सिद्ध हुई है, लेकिन कभी कभी अभिशाप भी हुई है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि कुछ इलीगल काम भी विज्ञान की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, हम रूपरेखा लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान किस प्रकार लाभदायक है, ठीक है, लाभ पहुंचाती है मानव जाति के लिए, ठीक है, उस तरीक़ा से लिख सकते हैं। 1-2 हेडिंग और अभिशाप के बारे में लिख सकते हैं कि विज्ञान अभिशाप, विज्ञान वरदान, ठीक है, ये हेडिंग बन जाएंगे इसमें 2, और लास्ट में उपसंहार इसमें लिख सकते हैं, यानी कि 7 नंबर हमें आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रदूषण की समस्या और समाधान। प्रदूषण तुमने देखा है कि अधिकतर कैसे फैलता है, जब हम खेतों में पराली वगैरह जलाते हैं, या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो हानिकारक होता है, पिन्नी वगैरह जलाते हैं, कूड़ा करकट जलाते हैं, प्रदूषण फैल जाता है। इसमें जल प्रदूषण आता है, ध्वनि प्रदूषण भी आता है, वायु प्रदूषण आता है, ठीक है, ये सब ध्वनि प्रदूषण भी आता है। तो ये सब किसके कारण, तो प्रदूषण पे हम आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, क्या, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये इंपॉर्टेंट है तीनों लिख देंगे। तीनों में फिर लॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। तो निवारण, प्रदूषण का निवारण किस प्रकार दूर कर सकते हैं, और लास्ट में उपसंहार, आसानी से हमारे हो जाएगा, ठीक है। हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट है, हार्ड नहीं है, ठीक है, याद हो जाएगा आसानी से। ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से बनाने की भी कोशिश करें। अगला हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या, कारण एवं निवारण। ये हकीकत है कि हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसका क्या कारण हो सकता है और किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं। निवारण का मतलब होता है कि किस प्रकार हम उसे दूर कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, अगर हमें निबंध तैयार करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से 3 बार हमें निबंध को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उनकी जो हेडिंग है उन्हें अच्छे से देखना है। हेडिंग नहीं भूलनी चाहिए, जो उनकी जो हेडिंग है वो हमें भूलनी नहीं है, क्योंकि अगर हेडिंग होगी हमारे पास तो हम आसानी से लिख सकते हैं,
कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर हमारे पास हेडिंग होगी तो हम आसानी से लिख सकते हैं, और जब हेडिंग नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ है। ठीक है, तो हेडिंग मेन चीज़ है, तो उसमें रूपरेखा प्रस्तावना सबसे पहले होती है। रूपरेखा हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर लिखना है, जो मैंने बताया वैसे ही लिखना है, बिल्कुल सेम। अगला है हमारा आतंकवाद, समस्या और समाधान। आतंकवाद आज हमारे देश में पैर पसार रहा है, तुमने देखा है, तो उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चलता आ रहा है, समय समय पर होते रहते हैं आतंकवादी हमले, तो उसके बारे में भी हमें लिखना है, और समाधान किस प्रकार इसे दूर किया जा सकता है। 2-3 हेडिंग हमें इसी में से मिल जाती हैं, 1-2 हेडिंग और जोड़नी है, हमें उपसंहार करना है, हमारा निबंध आसानी से हो जाएगा। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन्हीं पे हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपके एक में आपके पत्र आ जाएंगे, दूसरे में आपके जितने भी यहाँ पे मैं निबंध बता रहा हूँ सबको हम आपको लेकर आएंगे। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हमारे जितने भी पढ़ाए हुए बच्चे हैं बहुत अच्छा स्कोर करें, और हमारा ये ही दुआ रहेगी ऊपर वाले से कि बहुत अच्छा स्कोर करना, अच्छे नंबर आए उनके, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम में आए। बहुत अच्छे से आपको तैयारी करके जानी है। तीसरा, छठा है हमारा, 5वां हमारा आतंकवाद हो गया, आतंकवाद की समस्या और समाधान। छठा हो गया हमारा नारी सशक्तिकरण। तुमने देखा होगा कि आज नारियों की दशा किस प्रकार से है, तो उसको देखते हुए नारी सशक्तिकरण का जो है वो आपके जोड़ दिया गया है, और ये UPMSP से जो मॉडल पेपर आता है उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या अब तो आ ही जाए आपके। तो हमें देखो क्या करेंगे, हम इन पर तो हम बना भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा बनाना, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है कभी। ठीक है, तो नारी सशक्तिकरण को तो हमें अच्छे से तैयार करके जाना है, इसमें हमें कोई भी दो राय यानी कि बिल्कुल भी लापरवाही बरतनी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, और आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए वो वीडियो आप बता दें, कौन से टॉपिक पर आपको जो भी टॉपिक चाहिए हिंदी में या किसी भी सब्जेक्ट में, आप वो कमेंट करें। और हमारी वीडियो अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगे, एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक भी ज़रूर करें। एक मोटिवेशनल बात बोलना चाहूँगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। तैयारी तो सभी कर रहे हैं हिंदी की, और इंटर और 12th हाई स्कूल की सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें तैयारी ऐसी करनी है कि मिसाल बन जाए, यानी कि हमें बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं। मैंने जो बात बोली है उस बात को अपने अंदर, उसमें गहनता खोजने का प्रयास करें कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। आपको आज से शिद्दत से लग जाना है अपने हाई स्कूल की तैयारी में, और हमने जो टॉपिक बताए आपको वो कैसे लगे कमेंट करके बताएं, और इन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। और आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट में बताएं, हम जल्द से जल्द आपको वीडियो लाते रहेंगे, और आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहें। जय हिंद।